आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामलीला क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 12 के जो पिछले वीडियो चल रहा था उसमें न्यूमेरिकल बता रहे थे, उसी के आगे कुछ चलते हैं। एक न्यूमेरिकल बताते हैं पहले NCERT का, उसी के लेवल का। उसमें हम कैसे इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं, अगर आवेश पता हो या चार्ज पता था तो इलेक्ट्रॉन का मान कैसे निकालते हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर किसी वस्तु को जब रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का जब स्थानांतरण होता है तो उसमें आवेश की मात्रा के साथ साथ क्या द्रव्यमान पर भी प्रभाव पड़ता है, इसके आगे यहीं चर्चा करते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश से ऋणावेशित पाया गया। ऊन से किसी पॉलीथीन के टुकड़े को रगड़ते हैं तो उस पर आवेश आता है ना 3 × 10⁻⁷ कूलाम। तो प्रश्न पूछता है कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए किस पदार्थ से किस पदार्थ में, और क्या इसमें संहति का भी स्थानांतरण होता है। यहाँ संहति की अगर बात की जाए तो संहति ये NCERT की भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है द्रव्यमान। संहति शब्द का अर्थ क्या है? द्रव्यमान है। प्रश्न पूछा गया है पॉलीथीन के टुकड़े पर आवेश आता है कितना? 3 × 10⁻⁷ कूलाम। किस रगड़ा इसको? ऊन से रगड़ा गया था। तो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई आपसे है। कितने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में जा रहे हैं, क्योंकि ये ऋणावेशित पाया गया है। इसके पास कैसा है? ऋणावेश। जब ऋण आवेश पाया गया है तो इसका मतलब ये हुआ इस पॉलीथीन ने इलेक्ट्रॉनों को एब्जॉर्ब किया होगा, ग्रहण किया होगा। ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ आए होंगे? पॉलीथीन के टुकड़े में। जब इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए तो इसके पास हो गया ऋण आवेश। अब हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था Q = Ne। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है? आवेश होता है। ये फॉर्मूला था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा फिक्स रहता है कि ना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ से n का मान निकालना है तो n बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। देखिए वैल्यू जरा, Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से मान रख के निकालेंगे, पॉइंट यहाँ से हट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 30 / 16। ये पावर ऊपर जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। जैसे ऊपर आएंगे तो प्लस की 19 हो जाएंगी तो 19 से 7 घट जाएंगी, क्योंकि 7 किसकी हैं? माइनस की हैं। तो कितने बचेंगी? 10⁻12, 12 बचेंगे। अब यहाँ इसका भाग करते जरा, तो यहाँ से हो जाएगा 16 एकम 16 बचे 14 30, 16 8 128 बचेंगे 2 20, 16 7 112 करीब ऐसा कुछ आ जाएगा डिवाइड करने से। 10⁻⁻12 कूलाम। सॉरी, यहाँ पर प्लस का होगा क्योंकि घातें यहाँ पर प्लस की थी। इतने इलेक्ट्रॉनों संख्या है ये। इसको आप पूर्ण संख्या में अगर लिखेंगे तो लगभग इसको आप 2 लिख सकते हो। n = 2 × 10⁻12। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है, अब इसका क्वांटाइजेशन पढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पूर्ण संख्या में होता है, तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻12। अब उसने सेकेंड क्वेश्चन पूछा था इसमें कि क्या संहति का भी स्थानांतरण होता है। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। प्रश्न ये था कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट नंबर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, इलेक्ट्रॉन संख्या पूछी थी। सेकेंड क्वेश्चन था कि क्या संहति का भी स्थानांतरण होता है, यानी क्या द्रव्यमान भी जाएगा, और अगर जाएगा तो कितना जाएगा। तो देखिए हमें पता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है उसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। हर इलेक्ट्रॉन के पास इतना आवेश होता है, और आप देख पा रहे हैं कि 2 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपने साथ इतना द्रव्यमान लेके जाता है,
अब ऐसे इतने सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कुल द्रव्यमान कितना होगा। पहला इसमें तो पहली बात तो आप हाँ लिख देंगे कि स्थानांतर होगा, संयंत्र का स्थानांतर होगा, कितना होगा निकालेंगे, m बराबर NMe। NMe क्यों दिया, n इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन के पास me द्रव्यमान है। रखो वैल्यू, n का मान आया था 2 × 10⁻12, अभी आप निकाला ये n का मान। Me कितना है, वो है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 9 18 और गुणा 10⁻12, यहाँ पर प्लस के हैं, 31 माइनस के हैं, तो 31 से 12 घटा देंगे तो माइनस के 19 बचेंगे। द्रव्यमान किसमें है, किलोग्राम में। दशमलव हम चाहते हैं कि एक अंक डले आए, तो जैसे एक अंक खसकाएंगे तो हम लोग बाईं ओर आएगा तो एक घात प्लस की हो जाएगी। तो इसको आप लिखेंगे, ये बात हम पीछे बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि घातें कैसे ट्रांसफर करते हैं। अगर ये चीज़ सीखनी है तो पिछली वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, इस वीडियो में उसका लिंक दे दिया जाएगा आपको। 1.82 × 10⁻, यहाँ कितना हो जाएगा -18 किलोग्राम। दशमलव बाईं ओर आने से एक घात प्लस के, तो इतना द्रव्यमान भी स्थानांतरित हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ। तो इस टाइप के सवाल होते हैं, Q बराबर NE से बनते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं कि आवेश का क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटिटीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटिटीकरण, इसको आप क्वांटाइजेशन, आप चार्ज भी कह सकते हो इंग्लिश भाषा में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन, क्वांटिटी का मतलब होता है किसी की वैल्यू, नंबरिंग। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिक्स्ड क्वांटिटी में होती, पूर्ण संख्या में होती हैं। जैसे आप किसी दुकान पर जाएं और आपको चेयर खरीदनी हो, कुर्सियां, तो आप 1 चेयर, 2 चेयर, 4 चेयर इस टाइप से ले सकते हो। लेकिन अगर वहां पर आप कहो कि हमें आधी चेयर चाहिए या 3.5 चेयर चाहिए तो असंभव है, क्योंकि चेयर एक फिक्स्ड क्वांटिटी में है, या तो 3 लो या फिर 4 लो, 3.5 हो नहीं सकती है, एक को क्या काट दिया जाएगा, संभव नहीं है। तो कुछ ऐसे आपको पेन खरीदना हो मार्केट में, तो आप 10 पेन, 5 पेन, 4 पेन लेंगे, तो हमें 3.5 पेन चाहिए या आधा पेन चाहिए तो कैसे हो सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स्ड क्वांटिटी में होती हैं। ऐसे ही हमारा जो चार्ज है ये भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी में ट्रांसफर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होते हैं तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी में जाते हैं, एक पूर्ण संख्या में जाते हैं। यानी आवेश जब भी ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉनों का जब भी स्थानांतरण होगा, एक पूर्ण संख्या में होगा, कभी भी भिन्नात्मक रूप में हो ही नहीं सकता है। यही इसका क्वांटाइजेशन है कि आवेश निश्चित रूप से एक पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होता है। आवेश कैसे हो सकता है, ऐसे जा सकता है E, 2E, 3E, 4E ... इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है एक पूर्ण संख्या में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम किसी इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार दे दें 1.5E, 3/4E, है ना, इस टाइप से 3.75E, तो इस प्रकार से ये नहीं हो सकता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। ये निश्चित रूप से पूर्ण संख्या में स्थानांतरण होगा, एक कंप्लीट नंबर में इसका स्थानांतरण होगा। ये बात कहलाती है क्वांटीकरण आवेश का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बात आती है आवेश संरक्षण के सिद्धांत की। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इसको आप ये भी कह सकते हो प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण होता है। संरक्षण का सिद्धांत क्या है, जो समय के साथ नियत रहे, संरक्षित बना रहे। जैसे अगर कोई भी आपके पास निकाय है, कोई सिस्टम है, तो इसका जो नेट आवेश होगा वो आपका नियत रहता है, या कह सकते हो टोटल चार्ज आप इसमें निकालोगे तो आवेश की वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो पहले थी। मतलब समझो आप ऐसे कि अगर एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, कुछ इसमें आवेश की मात्रा है, कुछ इसमें आवेश की मात्रा है। अब आवेश जब स्थानांतरण होगा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में,
तो क्या होगा कि जो पहले आवेश था दोनों का मिला करके वही अब दोनों के बाद का आवेश, जैसे मान लिया हमने इसका आवेश अभी Q1 है, इसका Q2 है, तो अब पहले आवेश क्या दोनों Q1 प्लस Q2 है। अब मान लो ट्रांसफर होने के बाद इस पर बचा Q1 डैश और इस पर बचा आपका Q2 डैश, तो आप ले सकते हैं ये बराबर रहेगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यानी जो आवेश की मात्रा पहले थी ट्रांसफर होने के बाद भी आवेश की मात्रा वही बनी रहेगी, आवेश का मान कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इसका नेट चार्ज निकालोगे तो 0 आ जाएगा। यानी अब इसका अगर पक्षांतर लाओगे माइनस में हो जाएगा। मान लीजिएगा इसकी कुछ वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई, इसको घटाओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस ये करोगे तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेट चार्ज क्या रहेगा, कितनी निकालेगा, शून्य बना रहेगा। आप ऐसे इसको कह सकते हो कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। जो आवेश था वही अभी भी है, ना उत्पन्न हुआ ना नष्ट हुआ। क्या कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको ऐसे कह सकते हो कि इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आप आवेश को ट्रांसफर कर सकते हो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, क्योंकि इसका नेट चार्ज हमेशा क्या रहा, 0 बना रहा। जो आवेश पहले था अब भी उतना आवेश है, तो आवेश ना उत्पन्न हुआ है और ना ही नष्ट हुआ है, केवल ट्रांसफर किया सकता है। तो ये कहलाता है आवेश संचरण का सिद्धांत। ये कुछ बातें पढ़ी थी, बेसिक बातें थी। सबसे मेन बात पर आते हैं कि अब आवेश से हम करेंगे क्या। हमने आवेश सीख लिया। आवेश का सबसे मुख्य काम होता है अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना। इस विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए आवेश का एक छोटा भाग है परीक्षण आवेश, जरा इसको समझ लीजिएगा। परीक्षण आवेश, इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट से मतलब समझिए होगे, जब भी टेस्ट करना होता है किसी चीज का तो बहुत छोटी मात्रा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी मिठाई की दुकान पर गए और मिठाई को टेस्ट करना है, तो बहुत छोटी मात्रा दी जाती है कि आप टेस्ट कर लीजिए। मिठाई खाएंगे तो थोड़ी सी मिठाई दी जाएगी, आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा। अब बहुत ज़्यादा नहीं दे देगा, आधी पीस एक पीस दे देगा, मन हो रहा है वो खाने का। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हुआ कि आपको टेस्ट करना। एक ऐसा आवेश आपके पास है जिसकी वैल्यू बहुत कम है। क्या वैल्यू बहुत कम है, यानी वो जो विद्युत क्षेत्र बनाने की क्षमता है वो बिल्कुल उसके ना के समान है, यानी वो आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र नहीं बना पाता है। उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, इसको Q0 से संकेत करते हैं। ये बहुत ही लघु होता है, एक कल्पना मात्र होती है, और ये याद सकते हो आपकी बहुत सूक्ष्म आवेश होता है। इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। परिभाषा क्या बनती है इसकी है कि यह एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश होता है जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ये अपने चारों ओर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाता है। तो फिर काम क्या है, ये किसी दूसरे आवेश के पास जाता है तो उसके प्रभाव को बताता है। ये परीक्षण आवेश जब किसी आवेश के पास पहुंचेगा, उसके पास जो विद्युत क्षेत्र है उसके प्रभाव को समझाएगा आपको। ये कैसे जा समझिए, जैसे मान लो एक Q चार्ज है, हो सकता है ये पॉजिटिव हो या हो सकता है ये निगेटिव हो, क्योंकि आवेश दो टाइप के पढ़े आपने। हर आवेश का सबसे जो मुख्य काम है अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाना। इस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, अभी पढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। वो रेखाएं अगर ऋण का आवेश है तो रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, और अगर धन का आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं। ये हर एक आवेश की कहानी रहती है। अगर माइनस का चार्ज है तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर खींचता है, ऐसे अंदर की ओर आती हैं, और अगर धन का आवेश है तो रेखाएं ऐसे बाहर की ओर जाती हैं, इससे चारों तरफ हर एरिया में। यानी इस आवेश ने अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बना के तैयार कर लिया। प्लस का रेखाएं से बाहर निकालेगा, माइनस का तो ऐसे अंदर एब्जॉर्ब करेगा। तो माइनस चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर रहता है और प्लस चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे जो भी आप पढ़ेंगे हर जगह इनका यूज किया जाएगा। तो ये प्लस का चार्ज था, ये विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर बना रहा है, ये माइनस का है अंदर बना रहा है। अब अगर इस विद्युत क्षेत्र में इस परीक्षण आवेश को लेकर आए, यहां पर रखें आकर के परीक्षण आवेश को,
तो जैसे रखेंगे इसको हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज मान ले रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है। जैसे यहाँ रखेंगे तो ये प्लस का चार्ज इस पर एक फोर्स लगा देगा, इसको प्रतिकर्षित कर देगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं धन और धन आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य सदैव प्रतिकर्षण होता है। ये आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा, बाहर की बल लगाएगा। अगर इसी आवेश को यहाँ पर लेके आ जाए तो ये माइनस चार्ज है, ये क्या करेगा, ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि इसमें विद्युत रेखाएं कहाँ अंदर की ओर खींचने पर लगा रही हैं। तो ये आवेश जब अंदर की ओर आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। तो यहां बन गया है आपका आकर्षण, और इस जगह आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। यानी जब इस आवेश के पास कोई दूसरा आवेश आएगा तो वो या तो आकर्षण का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, डिपेंड इस बात पे करता है कि किस प्रकृति के आवेश के पास गया है। कुल मिलाकर के हर आवेश अपने चारों दूसरे आवेश को क्या करेगा, या तो आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा। तो इस आवेश का जहां तक प्रभाव लग रहा है इस आवेश के ऊपर, इस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र। क्या हो गया वैद्युत क्षेत्र, कि किसी आवेश, कोई भी आवेश अगर है, यहां पर हम थोड़ा बिंदु आवेश की चर्चा कर लेंगे। जब भी आवेश को हम कहेंगे बिंदु आवेश कहेंगे। बिंदु आवेश का मतलब ये नहीं है कि आवेश बिंदु के समान है। यहाँ पर बिंदु आवेश का मतलब ये है आवेश की मात्रा की अपेक्षा जो दूरी की बात की जा रही है वो दूरी ज्यादा है, और जब बहुत दूर से किसी बड़ी वस्तु को भी हम देखते हैं तो अभी हमें छोटी दिखाई पड़ती है। जैसे सूर्यचंद्रमा देखते हैं, आकार में बहुत बड़े हैं, लेकिन दूरी के कारण वो हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो वही कहानी यहाँ पर है, आवेश की मात्रा को जब दूर से देखेंगे तो वो आपको बिंदु के समान लगेगी, इसलिए यहाँ बिंदु आवेश की बात करेंगे। एक सिंगल आवेश की बात ही काम करेंगे, जब बहुत सारे आवेश आ जाएंगे तो कहानी बदल जाएगी इसकी। अभी हम एक बिंदु आवेश की बात कर रहे हैं। तो जब ये एक बिंदु आवेश है सिंगल सा, तो ये क्या करता है, जब अपने चारों को दूसरे आवेश से देखता है तो उसके ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव उत्पन्न करता है, और उस क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। डेफिनेशन बन गई कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण आवेश या कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। नोट में बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये बन गया आपका वैद्युत क्षेत्र। अब ये वैद्युत क्षेत्र बना किसकी वजह से है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की वजह से। ये जो लाइन आ रही हैं ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो क्या होती हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, देख लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनको हम वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, क्योंकि बल लगाती हैं ये रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए जरा। अभी आपने देखा तो जो धन आवेश है इससे विद्युत रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, और जो ऋण का आवेश है इसमें विद्युत रेखाएं अंदर की ओर आ रही हैं। यहाँ परीक्षण आवेश भले ही क्यू नॉट है, छोटा है, लेकिन इसके मात्रक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान रखें, इसका मात्रक कूलाम ही रहेगा। आवेश कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, मात्रक कूलाम ही रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अभी आपने देखा कि जो धन का आवेश होता है वो वैद्युत रेखाएं बाहर क्यों निकालता है, इस प्रकार से चारों ओर हर दिशा में। और जो माइनस का चार्ज होता है ये विद्युत रेखाएं अंदर की ओर ग्रहण करता है। इसमें रेखाएं कहाँ आती हैं, अंदर की ओर आती हैं, इस प्रकार से। ये रेखाएं कंडीशन होती है काल्पनिक होती हैं, इनको हम देख नहीं पाते हैं। कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, और ये निष्कोण होती हैं, क्योंकि एक ऊर्जा मात्र है। ये निष्कोण का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के साथ कोई कोण नहीं बनाती हैं। कोण कब बनता है, जब कहीं दो रेखाएं आपस में मिल जाएं या दो रेखाएं आपस में काट दें तो कोण बनते हैं। ये रेखाएं कहीं नहीं आपस में काटती हैं, इसलिए कोई कोण नहीं बनता है।
और जब ये आवेश दूर होता है तो कुछ वक्राकार हो जाती हैं। जैसे ये सीधे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी तो ये ऐसे कुछ ऐसे पहुंच जाएगी, ये वाली कुछ ऐसे पहुंच जाएगी, ये वाली कुछ ऐसे पहुंचेगी, ये कुछ ऐसे, तो ये वक्राकार रूप रख लेती हैं। तो ये निष्कोण होती हैं और वक्राकार होती हैं। चलता क्या इनमें है, इनमें एकांक धनावेश पृथक रूप चलता है। ये प्लस से जाती है माइनस पर समाप्त हो जाती है करके। हर रेखा में क्या जाता है, धनावेश जाता है। ये ऐसा नहीं था कि वापस फिर लौट के आती हूँ, ये धनावेश जाती हैं और ऋणावेश पर समाप्त जाती हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि वैद्युत छेद रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जिनमें एकांक धनावेश पृथक रूप से चलता है। और इन रेखाओं का काम क्या है, इन रेखाओं का काम है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करना। ये दिशा दिखाती हैं कि प्लस निकलती रेखाएं माइनस की हो जाती हैं। सबसे बड़ा काम वैद्युत रेखाओं का है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करना। इस वैद्युत क्षेत्र दिशा होती है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। आप इनका ऐसे भी दिखा सकते हो फिगर बना करके। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को आप ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए, एक आपका हो गया प्लस क्यू चार्ज, प्लस का आवेश, दूसरा हो गया माइनस का आवेश। ये रेखाएं ऐसे जाती हैं प्लस से माइनस की ओर, इस प्रकार से। ये धन से आएंगी और ऋण पर पहुंचेंगी। इन रेखाओं की विशेषताएं भी होती हैं, इस प्रकार चलती रेखा। ये है वैद्युत रेखा, प्लस से माइनस की ओर। ये रेखाएं कभी काटती नहीं, इनके गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत रेखाओं के गुण, कुछ गुण यहां बता रहे हैं, वो आप ध्यान रखेंगे, उनको आपको यूज करना पड़ेगा। वैद्युत रेखाओं के गुण, सबसे पहला गुण देखिए, अगर कहीं दो वैद्युत रेखाएं हैं तो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। कभी भी दो वैद्युत रेखाएं काट नहीं सकती। कारण क्या है, क्यों नहीं काट सकती? तो कारण यह है कि इसकी दिशा एक ही है, प्लस से माइनस की ओर। अगर कोई रेखा काटेगी तो दिशाएं दो हो जाएंगी, जो कि संभव है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि दो वैद्युत रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, क्योंकि दो वैद्युत रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी वहां पर दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। ये पहली प्रॉपर्टी इनकी है वैद्युत रेखाओं की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो वैद्युत रेखाएं होती हैं ये धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये वापस नहीं लौटती हैं, यानी ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। जैसे चुंबक में ऐसा पढ़ोगे आप, चुंबक में जब एन और एस पढ़ोगे तो एन से रेखा जाती है, पहले बाहर निकलती है, जाती है, अंदर से एस से यानी कि पुनः वापस आ जाती है, यानी वो रेखा बंद लूप बना देती है। ये रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। कौन? वैद्युत रेखाएं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये क्या होती है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं पहले पॉइंट में एक दूसरे को। और दूसरा पॉइंट इसका हो गया कि ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती हैं? क्योंकि धन से गई ऋण पर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण देखिए इनका, ये जो वैद्युत रेखाएं हैं जब ये चार्ज के पास में होती हैं तो ये सघन होती है, देखो पास पास दिख रही हैं, और जैसे बढ़ती आगे दूरी की बढ़ती जाती है। यानी विद्युत क्षेत्र आवेश की जितना पास में होगा उतना प्रबल होगा, और जितना दूर होगा उतना दुर्बल होता जाएगा। जैसे आप आवेश से दूर बढ़ोगे वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है, जिसका जो मान है, वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। यानी आवेश की जो पास में वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्रबल होता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि आवेश के निकट सघन वैद्युत क्षेत्र होता है और दूर जाने पर बेल हो जाता है, दूर हो जाता है। तो यहाँ मतलब यह आया कि आवेश के पास में वैद्युत क्षेत्र अधिक और आवेश दूर होने पर वैद्युत क्षेत्र घटता है। यानी दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है। एक पॉइंट ये बन जाता है। चौथा एक पॉइंट और बनता है कि अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र का मान समान है, हर जगह वैद्युत क्षेत्र बराबर है, तो उसके लिए शर्त यह है कि जो वैद्युत रेखाएं होंगी वो परस्पर समांतर होंगी
और समान दूरी पर होंगी। इस प्रकार से ये वैद्युत रेखाएं परस्पर समांतर होंगी और एक दूसरे से समान दूरी पर होंगी, तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र को आप बोल दोगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलोगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत रेखाएं परस्पर समांतर और समान दूरी पर होती हैं। दूसरी चीज और है, अगर आप वैद्युत क्षेत्र दिशा में जाओगे तो जो विभव होता है, आगे विभव पढ़ोगे आप, उस विभव का मान घटता है। वैद्युत क्षेत्र दिशा के हो जाने पर वैद्युत विभव का मान घट जाता है। ऐसे कुछ पॉइंट हैं, वैद्युत रेखाओं के गुण हैं जो आपको याद रखने हैं। इनको आप नोट्स बना सकते हो। अब चलते हैं थोड़ा और इसके आगे। थोड़ी सी नई स्टार्टिंग यहां से होती है कि जब आपने ये देखा कि जब दो आवेश होते हैं, अगर वो प्लस प्लस हैं यानी समान प्रकृति के हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने दूसरे से प्रतिकर्षण करते हैं। और अगर विपरीत प्रकृति के हैं, माइनस का एक है दूसरा प्लस का है, तो वो आकर्षण करते हैं। यानी समान प्रकृति के हों, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस भी हो सकते हैं, तब भी उनके बीच में प्रतिकर्षण ही होगा। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और समान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। अब आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या? एक बल है। यानी दो आवेश कहीं भी होंगे तो एक दूसरे में क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। या तो आकर्षण का बल होगा या वो प्रतिकर्षण का बल होगा, बल लगेगा। उस बल को यहां हम कहते हैं वैद्युत बल। क्या कहते हैं? वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स देखिए, कहीं भी अगर दो आवेश है, मान लो एक Q1 है और ये एक Q2 है, कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके सेंटर लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर आ रहा है। ये दो आवेश हैं, किस दूरी पर रखे हैं? तो ये एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। उस बल का नाम क्या है? वैद्युत बल। अब उस बल की दो प्रकृति हैं, या तो वो बल प्रतिकर्षण का होगा या आकर्षण का होगा। ये डिपेंड करेगा इन आवेशों की प्रकृति कैसी है। अगर दोनों समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण हो जाएगा। तो बात ये हो गई कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। इन दोनों आवेशों के बीच जो वैद्युत बल काम कर रहा है उसकी प्रकृति क्या है? आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो इसकी डेफिनेशन बन गई, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत बल कहते हैं। और बल को हम एफ संकेत करते हैं, फोर्स की वजह से। इसको फोर्स कहते हैं, एफ से संकेत करते हैं। अब प्रश्न उठाइए कि बल तो लग रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन बल कितना लग रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे कोई प्रश्न कह दे कि भाई एक आवेश हमारे पास 2 माइक्रोकूलम का है और दूसरा 5 माइक्रोकूलम का है, इनके बीच का डिस्टेंस मान लो 30 सेंटीमीटर है। तो जरा भैया बताइए कि इनके बीच कितना बल काम कर रहा है, किस प्रकृति का काम कर रहा है? तो प्रकृति हमने देख ली कि ये भी पॉजिटिव दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव दिख रहा है, तो बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण प्रकृति का। लेकिन उस वैल्यू का मान क्या होगा? कितना बल काम कर रहा हो? तो इसके लिए मेजर करना पड़ेगा, हमें मापना पड़ेगा। मापने के लिए कोई नियम चाहिए। तो इस बल को निकालने के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम दिया है। यहां से आप पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, इसको कूलम्स लॉ भी कहते हैं। कूलम्स लॉ क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए एक नियम बनाया है। जिस प्रकार से आप कक्षा 11 में पढ़ के आए होंगे, न्यूटन ने दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए एक फार्मूला बनाया था, F बराबर G m1 m2 अपान r²। ये न्यूटन ने बनाया था दो पिंडों के भी लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। संसार में कोई दो पिंड होते हैं वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, उस बल को यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कहा गया था। इसमें क्या हुआ था कि जो बल था वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती था। यानी द्रव्यमान अगर बढ़ेंगे तो उनके लगने वाला बल बड़ा हो जाएगा। पिंड बहुत बड़े बड़े हैं, उनके द्रव्यमान बहुत अधिक है, तो बल का मान भी अधिक हो जाएगा। इसको हम समानुपाती कहते हैं। समानुपाती का अर्थ यही होता है कि अगर इनके मान बढ़ेंगे तो इसका मान भी बढ़ जाएगा।
इसका मान घटेगा तो इसका मान भी घट जाएगा। और दूसरी न्यूटन ने यहाँ पर कंडीशन निकाली थी F इज प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है कि दूरी बढ़ेगी तो बल घट जाएगा। और कैसे घट जाएगा? स्क्वायर में घटेगा। मतलब अगर दूरी दुगनी कर दोगे आप पहले से तो अब बल 4 गुना घट जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। दूरी आप 3 गुनी बढ़ा दोगे तो 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 गुना बल घट जाएगा। तो जैसे दूरी बढ़ेगी बल घटेगा, द्रव्यमान बढ़ेंगे बल बढ़ेगा। तो कुछ इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप समझेंगे कूलाम का नियम। अगर ये नियम आपको अच्छे से पता है तो ये नियम बहुत समझ में आएगा। कूलाम ने क्या किया है, 2 आवेश, एक मान लो Q1, एक हो गया Q2, इनके सेंटर से सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो एक आवेश के दूसरे आवेश के केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर दूरी लेते हैं। एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी मिलाने वाली दूरी जो है वो कितनी है, R है। कूलाम ने इस पर जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा इनके भी जो बल कार्य कर रहा है वो इन दोनों आवेशों पर डिपेंड करता है। चेक किया तो पाया क्या कि अगर आवेश के मान बढ़ जाते हैं तो इनके बीच बल का मान भी बढ़ जाता है, आवेश मान घट जाते हैं तो इनके बीच बल का मान भी घट जाता है। तो उन्होंने कहा जो बल है ये इन आवेशों की जो मात्रा है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य, और ये आवेश कैसे हैं, स्थिर हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो यहाँ स्थिर आवेश की बात हो रही है, यहाँ गतिमान आवेश नहीं है। किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। और इनके बीच की दूरी है, ये पहली शर्त ऐसे मान लीजिएगा। और दूसरी शर्त क्या देखिए, इस ये बल है वो दूरी पर डिपेंड कर रहा है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आवेश के मान अगर बढ़ा देते हैं तो इनके लगने वाला बल भी बढ़ जाता है, आवेश का मान घटा देते हैं तो बल का मान भी घट जाता है। इसलिए आवेशों कैसे है, समानुपाती, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी दूरी के बढ़ने से बल घट जाएगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, दूरी बढ़ाई तो बल घट जाएगा, दूरी घटाई तो बल बढ़ रहा है, दूरी बढ़ा दोगे तो बल घट जाएगा। और बहुत तेज घटता है, स्क्वायर लगा हुआ है, दूरी दुगनी करोगे बल 4 गुना घट जाएगा। ये दूसरी इन 2 एक्सपेरिमेंट को जब देखा, इन दोनों को उन्होंने एक साथ लिख दिया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को संयुक्त किया उन्होंने। जब संयुक्त किया तो पाया F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहां से एक प्रोपोर्शनल आया, कांस्टेंट लाए K, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम है। अगले वीडियो में इससे और अच्छे से समझा करके इसको बढ़िया, इसका प्रूफ कैसे हुआ, इसका आगे यूज कैसे होता है, इससे न्यूमेरिकल कैसे लिखते हैं वो बताएंगे। तब तक इतना आप त्याग लीजिए।